दुल्हन बनी बैठी तूबा अपने आप पर बहुत नाज कर रही थी और आज के दिन के हिसाब से बहुत अच्छे से तैयार भी हुई थी। वो अपने शौहर की तारीफ के इंतजार में बैठी थी। मुइज़ खान उसे देखकर अपना दिल हार बैठेगा, मगर उसे क्या पता था कि आज की रात उसके ख्वाबों का ताजमहल जमीन पर ढेर होने वाला है और ये रात इस कदर भयानक होगी कि उसे अपने वजूद से भी नफरत हो जाएगी। आने वाले खूबसूरत पल की बेचैनी उसे गुदगुदा रही थी कि तभी मुइज़ खान के कदमों की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो दिल की धड़कनों को संभालती सीधी होकर बैठ गई। चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट उभरी थी। दिल की धड़कनें अलग शोर मचा रही थीं। हाथों की हथेलियां पसीने से भीगने लगी थीं। मुइज़ खान बिना किसी लाज के दरवाज़ा बंद करते उसके सामने आकर बैठ गया और एक नज़र उसके सजे हुए हुलिये पर डाली। लेकिन आगे जो बोला था, तूबा का दिल धक से हुआ था। उसके बोलने के अंदाज में बेतहाशा नफरत थी। ये तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों निकाला हुआ है? जा उठो। उसने बेदर्दी से उसका घूंघट उलट दिया था। चेहरे पर नागवारी सजाए उसे ही देख रहा था और ये सब देखकर तूबा का दिल कई टुकड़ों में बट गया था। जो पल नाजुक एहसास से भरपूर होते हैं वो उसके गुस्से और नफरत की नज़र हो गए थे। उसके चेहरे पर देखकर मुइज़ के दिल में कोई हलचल न हुई थी, ना ही उसकी तैयारी पर कोई तारीफी जुमला उसने कहा था। वो बस पत्थर बनी हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी, लेकिन वो तो उसकी हैरानी को नज़रअंदाज करते अपनी नफरत और गुस्से में जल रहा था। जाकर चेंज करो, मुझे ये ड्रामेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं और सुहागरात में लड़की का झिझक कर बैठना भी बिल्कुल पसंद नहीं। लड़कियां बेवकूफ़ तो नहीं होती कि आज की रात क्या होगा, वो सब जानती हैं। फिर इस तरह शर्माकर बैठने की क्या ज़रूरत है? उसकी आवाज़ पर वो होश में आई थी। अपना सर झुका गई कि एक और जुमला उसके कानों में टकराया। ये शर्माना, झिझकना, घूंघट निकालना, ये सब फिल्मों ड्रामों में होता है। हकीकत की ज़िंदगी में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। एक बीवी हो, महबूबा नहीं कि इतनी अदाएं दिखाओ। मुइज़ खान की कड़वी बातों से वो दहल कर रह गई थी। इतने संगदिल इंसान के साथ वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, ये सोच कर ही वो डर के मारे कांप उठी थी। उसने सुना था कि कुछ मर्द सख्त होते हैं कि बीवियों की ज़िंदगी को जहन्नम बना देते हैं। शायद उसकी ज़िंदगी भी ऐसे ही जहन्नम बनने वाली थी, पर उसने कहाँ सोचा था कि मुइज़ खान सख्त होने के साथ साथ बेहद मगरूर भी है। उसे अपनी ख़ानदानी इमारत का ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती, अपनी शानदार पर्सनालिटी का भी बहुत ज़्यादा गुरूर था। इसीलिए उसने अपनी बीवी के हुस्न के बारे में एक शब्द भी कहना गवारा न किया। वो अपना भारी लहंगा संभालती बेड से उठी और बाथरूम की तरफ जाने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद मुइज़ खान उससे कोई तो बात करेगा, मगर ऐसा न हुआ। वो बाथरूम में गई, दरवाज़ा बंद ही कर रही थी कि मुइज़ ने पीछे से दरवाजे को धक्का दिया और एक इनबलब उसको थमा दिया। वो ना समझी से उसको देख रही थी। ये पहनकर बाहर आना, मुझे किसी भी तरह का कोई नखरा दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो उसे धमका रहा था। या फिर उसका ये अंदाज था प्यार जताने वाला, उसे समझ न आया। वो हाँ में सर हिलाती दरवाज़ा बंद कर गई। अपना लहंगा बदलने के बाद जब तूबा ने उन कपड़ों पर नज़र डाली तो एकदम शर्म के मारे पानी पानी हुई थी। वो बहुत छोटी सी ड्रेस थी जो उसके घुटनों तक आती थी। तूबा मुश्किल से वो ड्रेस पहन पाई। बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। ये ड्रेस नीले रंग की थी और अपने आप को शीशे में देखकर वो खुद को सराहने लगी थी। बेशक वो एक गंदमी रंग की लड़की थी, मगर नए नक्श ऐसे थे कि उसकी खूबसूरती देखकर कोई ये नहीं कहता था कि वो आम सी लड़की है। वो धड़कते दिल की धड़कनों को संभालती बाथरूम से नंगे पैर धीरे धीरे कदम उठाती मुइज़ खान की तरफ बढ़ी थी, तो मुइज़ उसे सर से लेकर पांव तक देखकर रह गया। एक पल के लिए तूबा को लगा कि शायद मुइज़ खान के दिल में वो उतर चुकी है, मगर ऐसा नहीं था। उसे देखते ही वो तंजिया हंसी हंसना शुरू हो गया। हंस हंस कर उसका बुरा हाल हो गया था। तुमने तो अपने आप को पाउडर लगाकर बड़ा खूबसूरत और गोरा बना लिया था। यही बात तो मुझे तुम जैसी लड़कियों की पसंद नहीं। 1 किलो मेकअप करने के बाद काली की काली लड़की भी गोरी लगती है, मगर तुम। वो फिर हंसा था। तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। मेकअप से पहले तुम सुबह जैसी रोशन थी और अब तुम काली रात लग रही हो। और अपनी सूखी मिर्च जैसी टांगे तो देखो। वो उस पर तंज करता हंसकर उठकर खड़ा हुआ था और अपना कोट वापस अपने कंधों पर चढ़ाते बेजारी से उसकी तरफ देखकर बोला, क्या यार, मेरी सारी रात खराब कर दी तुमने। मुझे तो पता ही नहीं था मामा ने इतनी फिजूल लड़की चुनी है मेरे लिए। उन्हें पता भी है मैं खुद कितना खूबसूरत हूँ, उसके बावजूद पता नहीं तुम जैसी लड़की को मेरे माथे लाकर क्यों डाल दिया। मैं तो तुम्हारे साथ एक पल भी गुजारा न करूँ, पूरी रात तो बहुत बड़ी बात है। और तुम अपना हुलिया देखो और अपना जिस्म देखो, सूख कर कांटा हो।
सूखी टहनी से ज़्यादा कुछ नहीं, वो अफसोस कर रहा था, जबकि तूबा बेयकीनी से उसके चेहरे को देख रही थी। उसका खड़े रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो अपने आंसू पीती उसकी बातें सुन रही थी। मुझे तो भरी भरी गुदाज लड़कियां पसंद हैं, जिनकी खूबसूरती, जिनके भरे भरे फिगर को देखकर अंदाजा हो कि ये औरत है। वो जोर से दरवाज़ा बंद करता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि तूबा सख्ती से बाहर आई थी। उस पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बेइज्जती कभी नहीं हुई। कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर वो बेड पर बैठकर रोने लगी। उसे मुइज़ खान से इस हद तक की उम्मीद नहीं थी। इतनी तो खूबसूरत हूँ। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। खूबसूरत कांच जैसी बड़ी बड़ी ब्राउन आँखें, खूबसूरत घने काले बाल, ऊंची लंबी नाक, हल्का गंदमी रंग जिसमें हल्का गुलाबीपन शामिल था। बेशक वो बहुत गोरी चिट्टी खूबसूरत न थी, शरीर भरा हुआ नहीं था, लेकिन फिगर अच्छा था। उसे याद आया जब वो पढ़ती थी तो कॉलेज में कितने ही लड़के उसकी तरफ खूबसूरती के दीवाने हुए थे, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसने कभी नाजायज कदम नहीं उठाया था। उसे ये सब करना गुनाह लगता था। उसकी सहेली कहती कि देखना तूबा, तुम्हारा शौहर तो तुम्हारी आंखों में डूबकर उभर ही नहीं पाएगा। और वो दिल में नए एहसास को जन्म देती, अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में सोचती हुई गुम हो जाती। उसने अपना आप सिर्फ अपने होने वाले शौहर के लिए संभाल कर रखा था, और आज उसके शौहर ने ही उसे धिक्कार दिया था। वो रोते हुए दोबारा बेड पर बैठ चुकी थी। क्या मैं बदसूरत हूँ? वो अपने हाथ पांव गौर से देखने लगी तो अब उसे अपना आप वाकई बुरा लगा था। वो खुद को मुइज़ खान की नज़र से देख रही थी और अब खुद को कोस रही थी। मैं काली हूँ, काश मैं भी गोरी होती तो शौहर की नज़र में उतर जाती। वो अपने रब से शिकवा कर रही थी, उस रब से जिसने हमेशा अच्छे से अच्छा देने का दावा किया है अपने बंदे से। आंसू बड़ी बड़ी आंखों से बहकर गालों पर आए थे। ऐ खुदा, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, तो खुद उन्हें बनाता है। फिर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसे इंसान के लिए बना दिया जिसे मैं पसंद ही नहीं। उसने वो नाइट सूट उतारा और अपना सादा सा सूट पहनकर वुजू किया और अपने रब के सामने सजदा रेस हो गई। उसे लगा था आज की रात अगर उसने अपने रब के हुजूर न गुजारी तो टूट कर बिखर जाएगी। वो कितनी ही देर अपने रब के हुजूर बैठी रोती रही। वो न चाहते हुए भी अपने रब से शिकवा कर रही थी। उसे कभी ऐसी उम्मीद तो न थी अपने रब से। वो जायनमाज पर बैठी बैठी ही सो गई थी। सुबह उजाला बेगम औरतों की महफिल में बैठी अपनी बहू को इस घर में खुशामदीद कहने के लिए तैयार थी। खीर में उसका हाथ डलवाकर बाकायदा घर के कामों की शुरुआत अगले दिन से ही कर दी गई थी। उजाला बेगम बड़ा मीठा बोलती थीं, लेकिन बहू के मामले में उनका रवैया एकदम अलग था। उसके कमरे से आते ही पहली बात उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछी थी। तुम पसंद तो आई मुइज़ खान को? उनके सवाल के जवाब में वो सर झुकाए खड़ी थी। मैं कुछ पूछ रही हूँ। मुइज़ तुम्हारे करीब आया था ना रात को? वो बेचैनी से पूछ रही थी। मुझे जल्द से जल्द पोता चाहिए, वो बहुत सुकून से बोली। देख रही हो बाहर कितनी औरतें बैठी हैं? उजाला बेगम ने तूबा को दिखाया तो तूबा ने उनकी आंखों में देखा था। इस हवेली को सिर्फ एक पोते की चाह है जो तुम्हें हर सूरत देना होगा। और तूबा को ऐसा लगा कि उसकी पूरी दुनिया घूम गई। वो खुद को ज़मीन में धंसता महसूस कर रही थी, कैसे दलदल में फंस गई थी वो। उजाला बेगम खुद अपने बेटे के हर अच्छे बुरे काम से वाकिफ़ थीं, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने उसकी शादी एक ऐसी लड़की से की जो कि उनके बेटे की उम्मीद पर पूरा नहीं उतरती थी। वरना उन्हें अपने बेटे की एक एक हरकत का अंदाज़ा था, तो फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो एक खिलौना थी जिसे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाया गया था? तूबा अपने शौहर के सामने तो सर झुकाकर खामोश हो गई थी। उसके रवैये का जवाब नहीं दिया था, लेकिन उजाला बेगम के ऐसे रवैये पर खामोश न रह सकी। मैं आपको कैसे पोता दूं? आपका बेटा तो मेरे करीब ही नहीं आया, उसने मुझे छुआ तक नहीं। न बीबी होने का हक दिया तो मैं कहाँ से पोता दूं आपको, आपकी हवेली को? अगर आपका बेटा किसी और को पसंद करता था, उनकी ज़िंदगी में कोई और थी, तो आप उनकी शादी उसी से करवा देती। मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? तूबा कहे बिना न रह सकी। अपनी सास को जवाब देने के बाद उसे अंदाज़ा था कि उजाला बेगम जवाब में कुछ कड़वा ही बोलेंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। बल्कि उजाला बेगम गहरी सोच में डूब गई थी। तभी छन से गिलास टूटने की आवाज़ आई थी। वो चौंक कर पीछे घूमी तो देखा वहाँ मुइज़ खान खड़ा सख्त गुस्सीली निगाहों से उसे घूर रहा था। उसका गुस्सा देखकर तूबा समझ गई कि अंदर होने वाली सारी बातें वो सुन चुका है। उसे अपने पीछे आने का इशारा करता मुइज़ खान सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में पहुंचा तो एक नज़र सोचों में डूबी उजाला बेगम को देखते डरते डरते वो उसके पीछे गई थी। कमरे में पहुंची तो वो खामोशी से सर झुका गई, लेकिन मुइज़ खान तो आज अलग ही मूड में था।
वो गुस्से के मारे एक एक गुलदान उठाकर जमीन पर मारता अपना गुस्सा निकाल रहा था। तूबा ने दबी दबी आवाज में मुइज़ खान को समझाना चाहा, क्या हो गया है आपको? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुइज़ खान और गुलदान उठाकर नीचे फर्श पर मारते उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू को दबोचा। तूबा को मुइज़ खान की उंगलियां अपने बाजू में धंसती महसूस हुईं। वो उसके पास आकर गुस्से से दहाड़ा, ज़्यादा अनजान मत बनो, तुम बेशरम घटिया लड़की। तुम्हें मैंने अपने बिस्तर में आने की इजाज़त नहीं दी तो तुम जाकर मेरी माँ के सामने आंसू बहाओगी कि मैंने तुम्हें बीबी वाला हक नहीं दिया। अभी दिन ही कितने हुए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए कि तुम्हें अपना हक लेने की पड़ गई। और अपना हुलिया देखो, तुम अभी मुझे सिर्फ एक माँ सी लग रही हो। तुम तो मुझे दिन में अच्छी नहीं लगती तो रात में कैसे लगोगी? तुम्हारा ये काला चेहरा देखकर मेरा दिल ही हट जाता है तुम्हारी तरफ से। लेकिन लगता है तुम्हें मेरी माँ से फ्री होने का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा है। मेरे बेडरूम की बातें जो कमरे तक रहनी चाहिए तुमने जाकर मेरी माँ को बता दी। मेरी इमेज उनकी नज़रों में ख़राब कर दी। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो ये भूसा भरा हुआ है ना, इसे साफ करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो उसे पीछे की तरफ धकेल कर बोला। वो संभलने की कोशिश करती दरवाजे के पास पड़े सोफे को सहारा ले गई थी, वरना वो जमीन पर ही गिर जाती। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसे जमा खड़ा देखा तो फिर से दहाड़ा था। उसके गुस्से से कहने पर वो पलटी, आंखों में आंसू आने को तैयार थे। मुइज़ खान को उसकी खामोशी और भी गुस्सा दिला रही थी। उसने उसे झंझोड़ा, दोनों बाजुओं से पकड़कर दीवार के साथ लगाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर दोबारा मैंने सुना कि तुमने मेरी माँ को कोई बात बताई है तो मैं तुम्हें सीधा लफ्ज़ कहकर इस घर से निकाल दूंगा, अपनी ज़िंदगी से भी निकाल दूंगा। मुझे इस बात से कोई डर नहीं। अगर तुमने अब एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला तो मैं खुद अपनी माँ को साफ साफ बता दूंगा कि जो लड़की मुझे पसंद ही नहीं, मैं उसे उसका हक क्यों दूं, उसके करीब क्यों जाऊं। उसकी पकड़ इतनी सख्त और रवैया इतना काटदार था कि उसकी आंखों से आंसू गालों पर फिसल पड़े थे, लेकिन उसे परवाह कहाँ थी। वो एक नागवार नज़र उसके चेहरे पर डालता झटके से कमरे से बाहर निकल गया था। कितना संगदिल इंसान था, कितना बेहिस। उसके दिल में अपने इस पाक रिश्ते के लिए कोई जज्बात न थे। जितना वो इंसान देखने में खूबसूरत हैंडसम था उतना ही बेदर्द था। अब तो वो जान गई थी उसे अपने ऊपर होने वाले हर जुल्म और बेइज्जती के बारे में किसी को नहीं बताना, यहाँ तक कि खुद अपनी सास को भी नहीं। मगर मुइज़ खान समझ गया था कि उसका बुझा बुझा चेहरा देखकर उसकी माँ को शक हो जाएगा। वो कुछ सोचता हुआ घर से निकलता चला गया। शाम को अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए मुइज़ खान गजरे लेकर तूबा के करीब आया था और उसे पहना दिए। उस वक्त वो शाम की चाय लेकर किचन से बाहर आई थी। अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, मम्मा, आपकी बहू को घुमाने फिराने ले जाऊं? उसे अपनी बीवी कहने के बजाय माँ की बहू कहा, जिससे साफ जाहिर था कि वो उसे सिर्फ अपनी माँ की वजह से बर्दाश्त कर रहा था। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। उजाला बेगम जो सुबह उसकी हालत जान चुकी थी, समझ गई थी उन्हें अपने बहू और बेटे को वक्त देना है ताकि वो एक दूसरे के करीब आ सकें। मगर वो क्या जानती थी कि आज की रात फिर उसके लिए कयामत होने वाली है। बाहर उसे एक शानदार खाना खिलाने के बाद मुइज़ खान एक बड़े से फ्लैट के सामने ले गया था और उसे अंदर आने को कहा। यहाँ आकर बैठ जाओ और ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो। अच्छा ऐसा करो, अंदर जाकर किचन में 2 कप चाय बना लो, कहता हुआ वो कमरे में चला गया। वो खामोशी से उठी और किचन में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर आई तो खुद भी उसके सामने बैठकर चाय का कप उठाने लगी। तुम्हें चाय पीने के लिए नहीं कहा, मुइज़ ने कहा तो तूबा ने हैरत से उसे देखा। मगर ये दूसरा कप किसके लिए? दूसरा कप सानिया के लिए है, वो 2 मिनट में आ रही है। वो कंधे उचकाकर चाय के कप को होठों से लगा गया था। कौन सानिया? हैरत में डूबी आवाज़ मुइज़ खान के कानों से टकराई। सब्र करो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मुझे कैसी औरतें पसंद हैं। आज तुम्हें सानिया को देखकर अंदाज़ा हो जाएगा। ये कहकर वो मुंह मोड़ गया था। हैरान और परेशान वो उसके चेहरे को देखने लगी। वो सोचे बैठी थी कि आज अपने शौहर के साथ एक शानदार शाम बिताएगी। शायद मुइज़ का दिल उसके लिए बदलने लगा है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सर पर कयामत टूटने वाली है। इन्हीं सोचों में गुम थी कि खुशबू के एक तेज झोंके के साथ सानिया दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई थी। उसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। इतनी खूबसूरत, हसीन, लंबे कद वाली, भरे भरे जिस्म की मालिक, गोरी रंगत लड़की उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखी होगी। उसे देखकर किसी फिल्मी हीरोइन की याद आती थी। बड़ी खूबसूरती से बने हुए सिल्की बाल हवा में लहराते वो एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। वो उसके सामने आकर बैठी तो उसे अपना आप अब बदसूरत लगने लगा था।
जिसे आज तक उसने कभी बुरा नहीं समझा था। उसे तो यही लगता था कि आम लड़कियों का यही रंग रूप होता है, मगर वो 5 फीट 8 इंच की लंबी और हसीन लड़की उसके सामने खड़ी उसे यह एहसास दिला रही थी कि वो बदसूरत है। उसके सामने बैठे मुइज़ खान ने सानिया को तारीफी नज़रों से देखा था, फिर उसकी कमर में हाथ डालता उसे अंदर बेडरूम में ले गया। वो समझ चुकी थी आज उसका शौहर उसके सामने ही किसी और की बाहों में रात गुजारने वाला है। सानिया भी बेशर्मी से चलती उसके साथ बेडरूम तक गई थी और फिर दोनों के हंसने बोलने की आवाज़ें उसके दिल को चीरने लगी थीं। वो बैठी आंसू बहाती अपने नसीबों पर अफसोस करने लगी। क्या गरीब होने के साथ साथ उसे अपने शौहर की नज़र में बदसूरत होने का गम भी मिलना था? उसे ये तो पता था कि वो एक गरीब घर में पैदा हुई, मगर आज एक अमीर जादे से शादी करके उसे अंदाजा हुआ था कि वो सिर्फ गरीब नहीं बदसूरत भी थी। अमीर जादों को बेपनाह खूबसूरत लड़कियां पसंद आती हैं। आम खूबसूरती उनकी नज़र में कोई मायने नहीं रखती। उन्हें कमरे में गए 3 घंटे हो गए थे। वो 8 बजे फ्लैट में आए थे और अब रात के 11 बज रहे थे। बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई थी। इन 3 घंटों में उसे अपने आप से, अपने वजूद से, इस पूरी दुनिया से नफरत हो चुकी थी, यहाँ तक कि मुइज़ खान से भी। बैठे बैठे उसे एहसास हुआ शायद इस सब में गलती किसकी थी। आम सी सूरत, फिर उसका हुलिया भी ऐसा खास नहीं था जो उसे कुछ अलग बनाता। सामने पड़े बैग पर उसकी नज़र गई तो उसे एहसास हुआ आखिर सानिया जैसी लड़कियां अपने आप को कैसे मेंटेन करती हैं, कि उनका रूप, उनकी पर्सनालिटी ऐसे चमकती है। वो कम उम्र थी, लेकिन सानिया उससे लगभग 5 साल बड़े होने के बावजूद भी तरोताज़ा और बनी सबरी किसी भी मर्द को अपने ऊपर हावी करने के लिए मजबूर कर सकती थी। कुछ सोचकर उसने उसके बैग को खोला और अंदर पड़ी चीज़ें देखने लगी, जिनमें एक क्रीम थी। खोलकर देखते ही समझ आ गया था कि सानिया से इतनी खुशबू क्यों आ रही थी। बैग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो खूबसूरती और बनाव श्रृंगार का सामान थी। वो बैग को देखने में बिजी थी कि कमरे का दरवाज़ा खटके से खुला और सानिया थकी थकी सी बाहर आई थी। तूबा को देखते ही सानिया के हाव भाव बदले थे। वो गुस्से से तूबा की तरफ बढ़ी और उसके हाथ से अपना बैग छीना। ये क्या कर रही हो तुम? किसी के बैग में झांकना कितनी बुरी बात है। सही कहता है मुइज़ कि उसकी माँ ने उसकी शादी बिल्कुल ही गवार लड़की से कर दी है। वो उसकी तरफ नफरत से देखकर फुनकारी थी। मुइज़ की बीबी चोर भी है, मुझे नहीं पता था। मुइज़ के बाहर आते ही उसने अपने अंदाज बदले और हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में बोली थी, मैं चोर नहीं हूँ, चोर तो तुम हो जिसने मेरा शौहर मुझसे चुरा लिया। कैसे बर्दाश्त करती वो? बिना जवाब दिए न रह सकी। मुइज़ के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज वो खुद को पूरा महसूस कर रहा था और अपनी बीबी की इस जलन से मजा भी ले रहा था। मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि तुम एक मासी हो। तुम जैसी जाहिल, गवार और बदसूरत लड़की के सामने मैं कुछ भी बोलकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। मुझ में कुछ खास है, इतनी खूबसूरत हूँ कि तुम्हें छोड़कर वो खुद मेरे पास आया था। जाहिर सी बात है, अगर शहद खुला पड़ा होगा तो शहद की मक्खियों के साथ साथ गंद पर बैठने वाली मक्खियाँ भी आएंगी। तो तुम अपने शौहर को गंद पर बैठने वाली मक्खी कह रही हो? वो बनावटी हैरानी से मुइज़ को देखकर बोली। मुइज़ के माथे पर भी बल पड़े थे। वो अब गुस्से से तूबा के चेहरे को देखने लगा। बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो मैडम। शहद मैंने अपने शौहर को कहा है और मैं शहद की ही मक्खी हूँ और तुम गंद पर बैठने वाली मक्खी, समझी? वो पल में ही सानिया को लाजवाब कर गई थी और सानिया के तो पूरे बदन में आग लग चुकी थी। बहुत हो गया मुइज़, मैंने अपनी बहुत इंसल्ट बर्दाश्त कर ली। अब अगर इस मासी को साथ लेकर आए तो मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी। अगर मेरे पास आना चाहते हो तो इस मासी को घर छोड़कर आना, वरना मैं तुम्हारे साथ अपनी कीमती रात बर्बाद नहीं करूँगी। अपनी शर्ट के बटन बंद करती वो नफरत से दांत पीसती अपना बैग लेकर फ्लैट से बाहर निकल गई थी, जबकि मुइज़ वही हाथ बांधे खामोश खड़ा था। चेहरे पर साफ लापरवाही थी। तूबा ने एक नज़र उठाकर उस इंसान को देखा था जो अभी अभी किसी और की बाहों में अपना समय गुजार कर कमरे से बाहर निकला था। उसे उस इंसान से नफरत महसूस होने लगी थी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे कि मुइज़ ने लपक कर उसको बाजू से पकड़ा था, लेकिन उसने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और अपने आंसू साफ करती हुई बोली, मैंने तो सुना था कि शौहर अपनी बीवियों को अपनी गैरत समझते हैं, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी गैरत नहीं हूँ। अगर गैरत होती तो वो लड़की जो मेरे ही सामने तुम्हारी बाहों में रहकर एक गुनाह करके कमरे से बाहर आई थी और तुम्हारी आंखों के सामने मुझे मासी कहकर चली गई। न चाहते हुए भी मुइज़ से वो शिकवा कर गई थी, ये जाने बिना कि आखिर वो समझता क्या था उसे, एक मामूली सी चीज़ जिसकी उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं। पागल हो तुम, मैं उसे क्यों कुछ कहूँगा?
वो मेरी रातें रंगीन करती है, मेरी खुशी का जरिया है, और मैं उसको कह दूं कि मुझसे दूर रहो, तुम जैसी बदबू की पोटली के लिए हरगिज नहीं। दोबारा अपने मुंह से ये शब्द मत निकालना। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, उसके सामने इस बात का भरम रखा कि तुम मेरी माँ की बहू हो, वरना मैं तुम्हें बताता। और अब ड्रामा बंद करो, घर जाकर रोने धोने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो अपनी शर्ट के बटन खोलता नहाने के इरादे से बाथरूम में घुस गया, जबकि तूबा के अंदर एक नफरत का एहसास भर गया था। जो अपने पाक पवित्र रिश्ते को छोड़कर बाहर गंद में मुंह मारने का आदी था, हलाल होने के बावजूद हराम को मुंह लगाने का आदी था। तूबा का दिल चाहा उस इंसान को कहीं फना कर दे, तबाह कर दे, या खुद ही फना हो जाए, लेकिन अपने शौहर की खिदमत करना तो उसी के जिम्मे था। इसलिए उसके कहने पर उसने उसके कपड़े निकालने कमरे में चली गई। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, दिल में बेचैनी थी। वो नहाने चला गया था और उसने वुजू किया और बही नमाज पढ़ने के इरादे से जाय नमाज बिछा ली। मुईज कमरे में दाखिल हुआ तो उसे जाय नमाज पर खड़े देखकर एक नज़र घड़ी पर डाली। वो अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया था। जब वहाँ से तैयार होकर आया, वो तब भी जाय नमाज पर खड़ी थी। वो आराम से बेड पर जाकर लेटकर अपना सर दबाने लगा। तूबा उठी और अपने आंसू साफ करती जाय नमाज तय करने लगी। वो कुछ थका थका सा लग रहा था। मुईज को लगा ये थोड़ी सी थकावट है, लेकिन वो जल्दी ही बुखार के लपेटे में आ चुका था। जबकि तूबा वहीं सोफे पर अपना तकिया रखकर लेट चुकी थी। खिड़की से चांद की रोशनी छन छन कर आ रही थी। चांद अपने पूरे आबोताब से चमक रहा था। मुईज ने जरा सा सर उठाकर उसकी तरफ देखा। सुनो, मेरे लिए सूप बनाकर लाओ। उसकी भारी गंभीर आवाज़ सुनकर वो चौंकी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। मुईज खान को न जाने क्यों उसकी चुप्पी गुस्सा दिलाती थी। वो सर झटकता उठा और बेड के किराउन से टेक लगाकर बैठ गया। वो लाख नफरत के बावजूद भी मुईज से मुंह नहीं मोड़ पा रही थी। वो एक हिंदुस्तानी बीबी थी और हिंदुस्तानी बीबियां अपने शौहर की खिदमत करना अपने ऊपर फ़र्ज समझती हैं। वो उसके लिए सूप बनाकर ले आई थी। अगले दिन वो लोग घर वापस आ गए थे, लेकिन मुईज़ खान का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मुईज़ खान की देखभाल करती, उसे दवाइयाँ देती, टाइम पर खाना भी देती, सूप बनाकर देती और फिर उजाला बेगम के पास चली जाती। उस वक्त भी वो अपनी ही सोचों में गुम सूप बाउल में डाल रही थी कि उजाला बेगम किचन में दाखिल हुई। तुम बस सूप बनाती रह जाना, अपने शौहर के करीब भी जाया करो, उसे खुश करो। अब रात हो गई है, जाओ कमरे में और बाहर मत आना। मुझे तुम्हारी कोख से अपने ख़ानदान का वारिस चाहिए। उजाला बेगम की बच्चे वाली रट सुनकर तूबा को अपनी माँ की बातें याद आई थीं। औलाद बड़े से बड़े बिगड़े इंसान को सीधा कर देती है। वो कुछ सोचती अपने कमरे में चली गई थी। वो अपना घर बनाना चाहती थी, बिगाड़ना नहीं चाहती थी। अगर मुईज बच्चों की जिम्मेदारियों में पड़ जाए तो शायद सुधर सकता था। यही सोचकर उसने इरादा किया था कि वो मुईज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, उसे एहसास कराएगी कि मैं उसकी जायज़ बीबी हूँ। तूबा कमरे में आई तो वो बेड के किराउन से टेक लगाए बैठा था। वो उसके पास आकर बैठी। आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूं। लेकिन मुईज खान खामोश रहा। उसकी खामोशी साफ थी कि हाँ। तो वो खुशी से हल्के हल्के उसका सर सहलाने लगी। काफ़ी देर तक वो उसका सर दबाती रही तो मुईज ने अपनी आईब्रो उचकाई। अचानक ही तूबा का हाथ मुईज को अपने हाथ पर महसूस हुआ तो मुईज ने अपना हाथ झटका था। मेरे करीब आने के बारे में सोचना भी मत। तुम बस एक बहू की हद तक ठीक हो। मेरा दिल तुम पर कभी नहीं आ सकता। मैं एक बार भी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी पसंद इतनी ख़राब नहीं है कि तुम जैसी लड़की को अपनी कुर्बत दूँ। अगर तुम दोबारा भी पैदा हो जाओ ना, तब भी तुम सानिया जैसी खूबसूरत नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर तूबा को अपने दिल में टीस उठती महसूस हुई थी। अपने जायज़ रिश्ते से किसी और का जिक्र सुनकर वो टूट कर बिखर गई थी, मगर वो रोई नहीं थी। वो खुद पर बर्दाश्त करके उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अब आंसू बह पड़े थे। अपने आंसू साफ करती किचन में आई और ख़ुद को बिजी कर लिया। अब वो इरादा कर चुकी थी कि अब कभी वापस मुईज़ खान के पास नहीं जाएगी। अगले दिन रात को जब वो कमरे में जाने लगी तो दरवाजे के लॉक पर हाथ रखते ही उसे मुईज़ की आवाज़ सुनाई दी। तूबा को अंदाज़ा हो गया वो गुस्से में है। वो किसी से गुस्से भरी आवाज़ में बात कर रहा था। अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम माँ बनो। तुम्हें अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए थी। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी किसी भी धमकी में नहीं आऊँगा। सामने से आती लड़की की आवाज़ काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। तूबा के कान खड़े हुए। दूसरी तरफ उस लड़की की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हें क्या लगता है मुईज़ खान कि मैं तुम्हारी हवेली में रहने वाली कोई मामूली तुम्हारी बीबी जैसी लड़की हूँ जो तुम्हारी इन धमकियों में आ जाऊँगी? अगर तुमने मेरे बच्चे को कबूल ना किया तो तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दूंगी। तुम पर FIR दर्ज करवा दूंगी, ये मत समझो।
मेरे जानने वालों में सिर्फ तुम हो। मेरे हाथ बहुत ऊंचे हैं। अगर तुमने मेरे साथ इस तरह की दुश्मनी मोल ली तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहोगे मुइज़ खान। और मुइज़ खान चिल्लाते हुए उसे धमकियां देने लगा कि मुझे तुम्हारी किसी धमकी की परवाह नहीं, जो चाहे कर लो। और ये धमकियां सोहेल जैसे मर्दों को देना जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। मुइज़ खान किसी से डरने वाला नहीं है। वो फ़ोन काट कर कमरे में टहलने लगा। तूबा गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई, लेकिन मुइज़ ने उस पर ध्यान न दिया। वो उसके चेहरे को देख रही थी। वो जानती थी उसका शौहर सख्त परेशानी में है। उसे ये जानकर अजीब एहसास हो रहा था कि वो एक नाजायज बच्चे का बाप बनने वाला है। उसे अपने दिल में नफरत महसूस हुई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो एक ऐसे इंसान से शादी कर चुकी है जो हद तक गिर गया था, कि एक नाजायज बच्चे को दुनिया में लाने का सबब बना था, और अब ऊपर से उस बच्चे को अपना भी नहीं रहा था। जबकि खुद तूबा 7 पर्दों में रहने वाली, हर वक्त खुदा की इबादत करने वाली लड़की को ऐसा शौहर मिला था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो चुपचाप आंसू बहाती सोफे पर लेट चुकी थी, जबकि मुइज़ इधर उधर टहलने के बाद अपने बेड पर आकर लेट चुका था। उस रात उस पर यह राज खुला था कि सानिया के साथ साथ उसकी कई और औरतों से भी संबंध है, और ये जानकर तूबा का दिल किरची किरची हो गया था। कुछ ही देर में वो गहरी नींद सो गया था कि तभी तूबा की नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी थी, जो बार बार स्क्रीन पर मैसेज दिखाता स्क्रीन को रोशन कर रहा था। वो खड़े खड़े मैसेज पढ़ने लगी। निदा नाम से मैसेज रिसीव हो रहे थे। ये वही लड़की थी जो अभी थोड़ी देर पहले धमकियां दे रही थी कि अगर तुमने मेरे बच्चे को कबूल न किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो मैसेज कर रही थी कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं खुद को साबित नहीं कर सकूंगी तो मेरी जान DNA टेस्ट करवाऊंगी और तुम्हारी पूरी नस्ल को बर्बाद कर दूंगी। वो लड़की बाजारी जबान में बातें करती मुइज़ खान को धमका रही थी। वो थकी थकी सी सोफे पर जाकर बैठ गई। क्या वो उस बच्चे को अपनाएगा या फिर उसे ठुकरा देगा? क्या ये इंसान कभी मुझे अपनाएगा? और अगर अपनाएगा तो क्या मैं इसे अपना पाऊंगी? आंखों में आंसू साफ करते वो उस इंसान के चेहरे को देखने लगी। दुनिया भर की मासूमियत चेहरे पर सजाए वो सो रहा था, लेकिन अब उसे उससे घिन आने लगी थी। काश ये मुझसे दूर चला जाए, जहाँ इसकी परछाई भी मेरे ऊपर न पड़े। तूबा ने दिल ही दिल में दुआ की थी। वो नहीं जानती थी कुछ दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं, और तूबा की ये दुआ भी बहुत जल्दी कबूल होने वाली थी। लेकिन किन हालात में कबूल होती? तूबा को अगर एहसास हो जाता तो शायद वो कभी ये दुआ न मांगती। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। इससे पहले वो मुइज़ को लुभाने की, उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब उसका दिल मुर्दा हो चुका था। उसने टिश्यू पेपर से अपना मेकअप साफ कर दिया, सितारों से चमकती साड़ी उतारकर एक सादा सा सूट पहन लिया था। उसे अब अपने शौहर की कुर्बत नहीं चाहिए थी, और ये सब सोचने के बाद उसके दिल में एक सुकून सा उतर गया था। उसे तो ये महसूस होने लगा था कि अगर मुइज़ खान ने उसे हाथ भी लगाया तो वो नापाक हो जाएगी। मगर उजाला बेगम को कहाँ चैन आने वाला था। सुबह हुई तो वो फिर से वही सवाल दोहराने लगी, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। अब तो वो ये भी नहीं कह सकती थी कि मुइज़ उसके पास नहीं आता। वो खामोशी से बैठी रही तो उजाला बेगम ने यही समझा शायद कोई मेडिकल इशू होंगे कि वो अभी तक माँ नहीं बन पा रही थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। डॉक्टर का नाम सुनते ही उसकी जान निकलने लगी थी, लेकिन अपने मुंह से सच भी नहीं कह सकती थी। खैर, उजाला बेगम के कहने पर चुपचाप तैयार हो गई। लेडी डॉक्टर ने उसे देखा, कहने लगी, आपकी बहू का चेकअप करके ही कुछ कह सकती हूँ। ये कहती हुई वो तूबा को अपने साथ लेकर चली गई। चेकअप करने के बाद उजाला बेगम पर एक और खुलासा हुआ था। आप अपनी बहू को यहाँ मेरे पास क्यों लाई हैं? बल्कि आपको तो अपने बेटे से बात करनी चाहिए। इस बेचारी को तो यह भी नहीं पता कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे बनता है। ये तो अभी तक कुंवारी है, और कुंवारी लड़की माँ कैसे बन सकती है? अफसोस हुआ मुझे आप पर। डॉक्टर ने उजाला बेगम को आईना दिखाया तो वो अपनी बहू को ही कसूरवार ठहराने लगी। तुम्हें मैंने 100 बार कहा है, अपने शौहर के करीब जाओ, उसको लुभाओ, उसे खुश करो, मगर तुम। उजाला बेगम डॉक्टर के सामने ही उस पर चढ़ दौड़ी। इसमें आपकी बहू की कोई गलती नहीं उजाला बेगम। आपके बेटे को खुद उसके करीब आना होगा। लड़कियां इस मामले में शर्मीली होती हैं। आप अपने बेटे से बात करें। ये तो एक नेचुरल सी बात है कि मर्द पहल करते हैं, औरत नहीं, और यही कुदरत का कानून है। डॉक्टर के समझाने पर उजाला बेगम को कुछ अकल आई और उन्होंने जाकर अपने बेटे से बात करने का फैसला किया। रात के 2 बजे लड़खड़ाता हुआ वो अंदर आया था। वो समझ चुकी थी कि उनका बेटा अपनी नापाक रात गुजार कर घर आ रहा है। मुइज़, यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो जैसा भी था मगर अपनी माँ की इज्जत करना जानता था। जी मम्मा बोलिए, वो नरमी से उनसे कुछ फासले पर खड़ा होकर बोला।
बात यह है कि मैंने तुम्हारी शादी इसलिए की कि मुझे इस हवेली का वारिस मिल जाए, लेकिन तुम हो कि अपनी बीवी के करीब ही नहीं जाते। मैं जानती हूँ वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। उसके कुछ कहने से पहले ही उजाला बेगम ने उसके दिल की बात कहकर उसके दिल का बोझ कुछ कम कर दिया था। लेकिन एक बार उसके करीब जाकर उसका हक तो अदा करो, कम से कम मुझे औलाद की खुशी तो दे दो। इतना तो कर ही सकते हो अपनी माँ के लिए। मैंने अपनी तरफ से बहुत देखभाल करके तुम्हारी शादी की थी, क्योंकि मैं हवेली के लिए एक बहुत अच्छी सुलझी हुई और समझदार शरीफ लड़की लाना चाहती थी। और तुम जानते हो ना, वो मेरी बचपन की सहेली की बेटी है। मरते वक्त उसने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया था कि इसे हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखना, अपने मुइज़ खान की बीवी बना लेना। मैं उस वक्त जज्बात में ये वादा कर चुकी थी और इसीलिए अब इस वादे से मुकर नहीं सकती थी। मरने के बाद मुझसे क्या मुंह दिखाऊं, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी करवा दी। लेकिन अब मैं अपना वादा पूरा कर चुकी हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम बाहर भले कुछ भी करो, लेकिन कम से कम उसका हक देकर इस खानदान को, इस हवेली को वारिस तो दे दो। मैं भी खुश हो जाऊंगी, फिर तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। अपनी माँ के समझाने पर उसे गुस्सा आया था, जिसने एक बार फिर उसका पर्दा अपनी माँ के सामने खोल कर रख दिया था, मगर वो कुछ कह न सका। उजाला बेगम ने उसे साफ बता दिया कि वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। सारी हकीकत सुनने के बाद वो गहरा सांस लेकर रह गया था। उसने सोच लिया था कि आज वो जाकर उसे उसका हक देकर उसकी हसरत भी पूरी कर देगा, और जो उसकी माँ की ख्वाहिश थी वो भी। मगर अब तो वो पहले वाली तूबा नहीं थी जो अपने शौहर की संगत के लिए उसका दिल जीतने की कोशिश करती थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने अपना कोट उतार कर एक तरफ रखा था। वो सोफे पर लेटी हुई थी। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसका दिल धक से हुआ था। वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई। अगले ही पल मुइज़ झटके से खींचकर उसे अपने करीब कर चुका था। चलो तुम्हें आज तुम्हारा हक ही दे दूं, जिसकी तुम्हें बड़ी हसरत है। चलो आज तुम्हें मोहब्बत की बारिश में भिगो दूं। उसकी आंखों में जुनून के लाल डोरे नाचने लगे थे, चेहरे पर खुमार के रंग छाने लगे थे। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे करीब आने का, अपना हक वसूल करने का। वो अपनी उंगलियों से उसके चेहरे के हर नक्श को छू रहा था, जबकि तूबा को ऐसा लग रहा था कि उसके बदन पर चींटियां सी रेंग रही हैं, जैसे उसकी सारी गंदगी उसके बदन पर चिपक रही है। तुमने मेरी माँ को बताया कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आता, बिस्तर में अपने पास लिटाकर तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देता। मेरे खिलाफ भड़काया है मेरी माँ को तुमने। अचानक ही उसने तूबा के गालों को छूते हुए उसके जबड़े को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ा था और नफरत भरे अंदाज में बोला। अस्पताल वाली बात जानने के बावजूद वो उसे ही कसूरवार ठहरा रहा था, लेकिन अब तूबा में हिम्मत आ गई थी। अब जबकि वो उसकी सारी हकीकत जान चुकी थी तो कैसे उसके करीब जा सकती थी। उसने एक झटके से उसके हाथ से अपने आप को दूर हटाया था और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे तुम्हारे करीब आने की, तुम्हारे इस बारिश को पैदा करने के लिए तुम्हारे गंदे खून की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक गिरे हुए घटिया इंसान हो जिससे मैं नफरत करती हूँ, और तुम्हारी हकीकत जानने के बाद मैं तुम्हारे करीब आना तो दूर की बात, तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती। जबकि मुइज़ खान तो हैरत से उस लड़की को देख रहा था जो आज एकदम शेरनी बन गई थी। कहाँ खामोश रहने वाली लड़की आज उसके सामने तनकर खड़ी थी। वो हैरान हुआ था कि आज उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। तुमने जिसके साथ नाजायज बच्चा पैदा किया है वही वारिस लाकर अपनी माँ की गोद में डाल दो। मैं इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि एक बदचलन बद किरदार इंसान की औलाद पैदा करूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नापाक हो तुम मेरे करीब आए तो मैं भी नापाक हो जाऊंगी। वो गुस्से से दहाड़ी थी। आज दिल में सारा मौजूद गुबार वो दिल से निकाल चुकी थी, जबकि गुस्से के मारे मुइज़ खान का चेहरा लाल हुआ था। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर चमकता रुस्तम का नाम देखकर वो ना चाहते हुए भी मोबाइल उठाकर कान को लगा गया। हाथों की मुट्ठियां खींचे वो गुस्से से तूबा को ही देख रहा था। जल्दी अस्पताल पहुंचो, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। तुमने देर कर दी तो तुम और मुश्किल में फंस जाओगे। ये कहकर वो फ़ोन काट चुका था। मुइज़ खान परेशान हुआ, आखिर रुस्तम ने ऐसा क्यों कहा था। उसके कई लड़कियों से संबंध थे और पता नहीं कौन अस्पताल पहुंच गया है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वापस आकर तूबा से निपटने का सोचकर उसके हाल पर छोड़ता वो अस्पताल भागा था, और अस्पताल जाकर उसकी मुलाकात उसके नाजायज बच्चे की माँ से हुई थी। क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुइज़ गुस्से से रुस्तम को देखकर बोला। अंदर चलो, डॉक्टर ने तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रुस्तम ने अजीब सी नज़रों से मुइज़ को देखकर कहा। यार इतना फालतू वक्त नहीं मेरे पास, बोलो बात क्या है? मुइज़ वहीं डटकर खड़ा पूछ रहा था। तुम्हारा बेटा हुआ है और उसे एड्स की बीमारी है। और मुइज़ पर तो ये सुनकर जैसे आसमान टूट पड़ा था। वो हैरत से फटी फटी आंखों से रुस्तम को देखने लगा। पीछे से आता डॉक्टर उन दोनों की बातें सुन चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुइज़ को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई थी।
माँ बाप को एड्स हुआ और तभी तो बच्चे को एड्स हुआ है, और अब आपको भी टेस्ट करवाना चाहिए ताकि हमें पता चले कि आपके पास कितना वक्त है। ये तो बहुत गंदी बीमारी है। उसके होंठ धीरे से हिले थे। तुम कौन से साफ सुथरे हो, तुम कौन से पाक हो कि तुम्हें गंदी बीमारी न लगती। अपना चेकअप करवाओ। रुस्तम गुस्से और नफरत से कहता वहां से चला गया था, जबकि मोइज डॉक्टर के साथ टेस्ट करवाने चला गया। सर, हमारा शक सही है, आपको एड्स की बीमारी है, वो भी लास्ट स्टेज। डॉक्टर की बात सुनकर मोइज की आंखों के सामने मौत नाचती नजर आने लगी थी। वो सोच भी नहीं सकता था उसे इतनी खतरनाक बीमारी हो सकती है। तुम दोनों के पास वक्त बहुत कम है। तुम लोगों ने अपना चेकअप पहले करवाया होता तो शायद हम कुछ कर सकते थे। और ये जो थोड़ी छोटी मोटी बीमारियां आती रहती हैं, बार बार इन्फेक्शन का होना, इसी बात का संकेत है कि तुम एड्स के मरीज हो चुके हो। लेकिन एड्स एक ऐसा मर्ज है जिसके बारे में मरीज को एकदम पता नहीं चलता। ये आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है और उस वक्त जाकर मरीज को अंदाजा होता है कि वो किस मुसीबत का शिकार हो चुका है। आजकल की नई जनरेशन कुछ ज़्यादा ही लापरवाह हो गई है। डॉक्टर भी बिना तंज किए ना रह सका। मोइज बिल्कुल खामोश हो चुका था। थके थके कदमों से डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला कि एक नर्स उसके पास आई। सर, रूम नंबर 11 में पेशेंट आपको बुला रही है। वो बिना सोचे समझे निदा के पास गया था। रो तो निदा भी रही थी, हालांकि वो कौन सी साफ सुथरी थी। उसने भी अब तक अपनी पूरी जिंदगी अय्याशी में गुजारी थी और जिसका नतीजा वो भुगत रही थी। अब वो निदा को ब्लेम कर रहा था। तुम जैसी गंदी औरत की वजह से मुझे ये बीमारी हुई है। वो गुस्से से इधर उधर टहलता बेबसी से दहाड़ा। मैं गंदी हूँ तो तुम कौन से साफ सुथरे हो? मुझे पता है कि तुम्हारे कई लड़कियों के साथ संबंध है। वो मोइज को लाजवाब कर गई थी। वो कुछ कहे बिना वापस लौट आया था, खाली हाथ, किसी हारे हुए जुआरी की तरह। घर आया तो तूबा को अपने कमरे में जाय नमाज पर बैठे देखकर वो तूबा के पास बैठ गया। वो शायद तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। वो रोते हुए दुआ मांग रही थी। दुआ में इस कदर मगन थी कि उसे एहसास ही न हुआ मोइज उसके पास बैठा है। वो उसकी साइड में बैठा तूबा के चेहरे को निहार रहा था। वो चेहरा जिससे उसे नफरत महसूस होती थी। पता नहीं क्यों आज वही चेहरा उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आज उसका शिद्दत से दिल कर रहा था कि इस मासूम पाक साफ चेहरे को बढ़कर चूम ले। अगले ही पल वो उसकी गोद में सर रख गया। अपनी गोद में वजन महसूस करके तूबा ने आंखें खोल कर देखा। मुझे माफ़ कर दो तूबा, मैं तुम्हें बदसूरत कहता था तो अल्लाह ने मुझे आईना दिखाया। मैं सोच भी नहीं सकता था मुझे ये बीमारी हो जाएगी। तूबा, मुझे एड्स हो गया। वो बेबसी की इंतहा पर था और तूबा को अपना दिल रुकता महसूस हुआ था। लाख नफरत सही, लेकिन फिर भी वो उसका शौहर था। अच्छा है तो मेरे करीब नहीं आई। मेरे जैसे गंदे इंसान को तुम डिजर्व नहीं करती। वो आंसू साफ करते उठा और फिर बिना तूबा की तरफ देखे वहां से गैलरी में चला गया। वो बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस पर आसमान टूट पड़ा हो। लाख नफरत सही, लेकिन थी तो उसकी बीवी। एक जायज रिश्ता था और इस रिश्ते में खुद ब खुद दिलों में एक दूसरे के लिए एहसास पैदा होते हैं। आंखों से न जाने कितने आंसू टूटकर गालों पर फिसल पड़े थे। जायनमाज वैसे ही छोड़कर वो गैलरी में आई थी जहां मुइज़ खान खड़ा चांद को देख रहा था। जो हमेशा गुस्से से बात करता था, आज उसकी आंखें नम थीं। वो रो रहा था। मौत ने उसे बेबस कर दिया था। जिंदगी में किए जाने वाले सारे गुनाह किसी फिल्म की तरह उसके सामने चल रहे थे। वो अपनी आंखें साफ करके पलटा तो सामने खड़ी तूबा को देखकर मुस्कुराया। तूबा की आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक बद किरदार इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। खुशियाँ मनाओ कि तुम पाक हो। तुम्हें मुझ जैसे नापाक इंसान ने नहीं छुआ। सही है, बहुत बुरा हूँ मैं। अल्लाह ने मुझे सजा देकर सबक सिखाया। मेरे जैसे इंसान को तो मर। अभी वो बोल ही रहा था कि वो तड़प कर उसके पास आई थी और उसके लबों पर हाथ रख दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि आप मुझसे। वो अभी बोल रही थी कि उसे कल रात वाली दुआ याद आई थी। वो नाम में सर हिलाती रोते हुए मुंह मोड़ गई। उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि उसकी दुआ इस तरह पूरी हो जाएगी। हाँ, वो उससे दूर होना चाहती थी। वो चाहती थी वो कभी उसे न छुए, लेकिन ये सब कुछ नहीं चाहती थी। उसे कुछ हो। तुम बहुत साफ दिल हो, तुम पाक साफ हो। एक ऐसे इंसान के लिए रो रही हो जो तुम्हारा गुनहगार है। चलो, मेरी नफरत में तुम्हारा तो फ़ायदा हुआ कि तुम्हें ये बीमारी नहीं हुई जो मुझे है। वो दर्द से मुस्कुराया और उसे वहीं छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। तूबा अपनी सिसकियां दबाती पीछे आई थी और बेड पर बैठ गई। वो बुजू बनाकर बाहर आया था। वो पहली बार अपने रब के सामने खड़ा था। आंखों से आंसू टूटकर बाहर आए थे। देखते ही देखते उसकी हिचकियां बंद गई थीं। वो अपने सब गुनाहों की अपने रब से रो रो कर माफ़ी मांग रहा था। वो किसी बच्चे की तरह रो रहा था। जबकि तूबा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। वो उसके पास आकर बैठ गई
आप एक बार अपना इलाज तो करवाएं, हो सकता है आप ठीक हो जाएं। प्लीज़ इस तरह ना रोएं, अल्लाह ने चाहा तो आप सेहतमंद हो जाएंगे। वो रोते हुए बोली थी। नहीं तूबा, वक्त गुजर चुका है, अब ये मुमकिन नहीं। मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त बचा है। ये इंसान भी कितना अजीब होता है, जब मौत सामने आती है तभी अपने रब को याद करता है, वरना अपने गुरूर में हमेशा चूर रहता है कि अपने रब को भुला देता है। वो बेबसी की इंतहा पर था, उसे हंसी आ गई। हमारा रब बहुत अच्छा है, माफ़ करने पर आए तो एक तवाइफ को माफ़ कर दे। आप तो फिर भी उसके बंदे हैं जो उसके सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह पाक ने कहा है, चाहे तुम्हारे गुनाह ज़मीन से आसमान तक हों, एक बार अगर तुम मुझसे सच्चे दिल से तौबा कर लो तो मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। बस आप उम्मीद न हारें और अपने रब से अपनी ज़िंदगी की सेहत के लिए दुआएं मांगें। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ताकि उन्हीं गुनाहों में दोबारा धंसता चला जाऊं। अब जिंदगी नहीं चाहिए तूबा, बस रब से माफ़ी चाहिए। तुम तो रब की पाक बंदी हो, दुआ करो ना मेरे लिए कि वो मुझे माफ़ कर दे। तुम बिल्कुल पाक हो, किसी फूल की तरह, एक आईने की तरह साफ। रब से कुछ मांगोगी तो तुम्हें यकीनन दे देगा। वो तूबा का हाथ पकड़े बेबसी से बोला था। आप ये बोलकर मुझे तकलीफ़ ना दें। उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर वो कुरान शरीफ ले आया तो वो बस उसे देखे गई। इंसान अपने मुश्किल वक्त में ही अपने रब को याद करता है। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए थे। उस रात तूफानी बारिश हो रही थी। कमरे में मोइज का खांस खांस कर बुरा हाल था। इन 2 महीनों में तूबा ने न जाने कितनी इबादत की थी, कितनी दरगाहों पर गई थी, रो रो कर अपने रब के सामने मोइज की ज़िंदगी की दुआ मांगी थी। आज भी वो अपने रब के सामने खड़ी उस इंसान के लिए रो रही थी जिसने उसे अपनी ज़िंदगी में कभी वो जगह न दी जिसकी वो हकदार थी। मुइज ने धुंधलाई आंखों से एक नज़र तूबा की तरफ देखा और फिर छत को घूरने लगा। आंखें बंद होने लगी थीं, लब हरकत में आए और देखते ही देखते उसकी रूह उसके बदन से परवाज कर गई। कितनी चाहत की थी उसने अपने लिए ज़िंदगी मांगी थी, क्योंकि वो तूबा से माफ़ी मांगना चाहता था, उसके साथ उसकी संगत में ज़िंदगी जीना चाहता था। वो उसे वो खुशियाँ देना चाहता था जिन खुशियों से उसने तूबा को दूर कर दिया था। कुछ ही पल लगे थे उसकी रूह निकलने में। तूबा नमाज पढ़कर उसके पास आई और हमेशा की तरह उसे सोया हुआ पाकर उसके ऊपर कुछ आयतें पढ़कर फूंकने लगी। मोइज खान हमेशा तूबा के साथ खुद भी तहज्जुद पढ़ता था। 2 महीने से यही होता आया था। आज भी वो उसे उठा रही थी। एक बार आवाज़ देने पर वो नहीं उठा, बिल्कुल खामोश लेटा रहा। आंखों के कोने नम थे, शायद जाग रहा था। तूबा ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों के कोने अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ कर दिए, ये जाने बिना कि वो तो कब का इस दुनिया से जा चुका है। बस अब बेजान शरीर पड़ा था। वो फिर से उसे हिलाने लगी। हाँ, वो खांस रहा था। तूबा को याद आया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसे खांसी आ रही थी, लेकिन ये उठ क्यों नहीं रहा। तूबा उसके पास बैठ गई और हाथ की नब्ज पकड़ी। तूबा ने बेयकीनी से ना में सर हिलाया था, फिर वो चीख मारकर रो पड़ी थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उजाला बेगम कमरे में आई थी। वो सब कुछ अच्छे से जानती थी, वो भी अपने बेटे के लिए दुआ करती थीं। इन 2 महीनों में मुइज़ को बदलते देखा था उन्होंने। वो सिर्फ अपने घर का होकर रह गया था। कमरे से निकलता तो घर में मौजूद बगीचे में टहलता था और वापस कमरे में चला जाता और बस अपने खुदा को याद करता रहता। बस बेटा, रोना नहीं। मेरे बेटे की ज़िंदगी शायद इतनी ही लिखी थी। काश मैंने उसे गुनाहों के दलदल में फंसने से बचा लिया होता। काश मैं उसे वो ज़िंदगी दे सकती जो हर माँ अपने बेटे को देना चाहती है। दौलत शोहरत सब दे दिया, न दे सकी तो उसे अच्छी परवरिश। वो बेबसी से रोते हुए तूबा को अपने सीने से लगाए बैठी थी। अपने जवान बेटे का जनाजा उन्होंने अपनी आंखों के सामने उठता देखा था। उन्होंने कितनी दुआएं मांगी थीं कि उनकी उम्र भी उनके बेटे को लग जाए, लेकिन ऐसा न हुआ। मुइज़ खान के मरने के बाद उजाला बेगम ने तूबा को कहीं न जाने दिया। वो उसे अपनी बेटी मानती थी और तूबा ने भी अपने पापा को कह दिया कि वो यहीं रहेगी। अब अपनी बेटियों की तरह वो उसे अपने पास रखती थी। उसकी जरा सी तकलीफ पर तड़प पड़ती। उजाला बेगम बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मुइज़ खान की याद में तड़पती रहती। कभी कभी बड़बड़ाती कि मेरा मुइज़ खान वापस आएगा। उसे बुलाती, अपने पास बुलाती, उससे माफ़ी मांगती कि बेटा, तेरी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं तुझे अच्छी परवरिश ना दे सकी, मैंने तुझे गुनाहों में धकेल दिया। अपनी माँ को माफ़ कर देना। उनकी हालत देखकर तूबा भी रोने लगती। और एक दिन उजाला बेगम ने उसे एक नंबर दिया कि मुझे इस नंबर पर कॉल लगा कर दो, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। जबकि तूबा हैरानी से उजाला बेगम को देखने लगी। मम्मी जी, मरने वालों से बातें नहीं होती। मुझे जब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैं जानती हूँ बेटा, मुइज़ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा एक बेटा और है। जब मुइज़ था तब मुझे उसकी कमी इतनी महसूस नहीं होती थी, लेकिन मुइज़ के जाने के बाद मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी है। और पहली बार तूबा को पता लगा कि उनका एक बेटा और है।
उसने नंबर लगा कर दिया। वो अपने छोटे बेटे से बात करने लगी। वो उन्हें वापस आने के लिए कहने लगी, लेकिन वो तो जैसे अपनी माँ का इम्तिहान लेने पर तुला था। वो वापस नहीं आ रहा था। उनसे नाराज जो था, लेकिन भाई के मरने की खबर और माँ के टूटकर बिखर जाने की खबर पर वो उसका मन पिघल गया था। अब वो रोज़ कॉल करता था। तूबा से भी बात हो जाती थी और अपनी माँ से भी। एक दिन कहने लगा, मम्मा मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा। और ये खबर सुनकर उजाला बेगम खुश हो गई थी। मम्मा आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। उसकी हिचकिचाहटने पर उजाला बेगम सोच में पड़ी थी। मम्मा, भाई जिस बीमारी से मरे थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि भाभी की भी जांच? ये बात अधूरी छोड़ गया था, जबकि उजाला बेगम ने गहरी सांस ली थी। उसकी ज़रूरत नहीं है अदनान, क्योंकि मुइज़ ने कभी तूबा को हाथ नहीं लगाया था। वो उससे नफरत करता था, उसे उसका हक नहीं दिया था। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू फिसल पड़े थे और अदनान एक गहरी सांस लेकर रह गया था। उसे उस मासूम सी लड़की से हमदर्दी होने लगी थी। कितना कुछ झेला था उसने, चुपचाप बिना किसी शिकायत के। अब तो तूबा से कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगा था। कभी वॉइस कॉल, कभी मैसेज, तो कभी वीडियो कॉल। उजाला बेगम ने जब अदनान की दिलचस्पी तूबा में देखी तो उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया। बस अब उन्हें अदनान के वापस आने का इंतजार था। वो जानती थी उन्होंने तूबा के साथ ज्यादती की है और वो उसकी भरपाई करना चाहती थी। सुबह किचन में अपने काम में बिजी थी कि हवेली के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ पर चौंकी। पहले तो कभी उनकी हवेली में कोई ना आया था। उजाला बेगम खुद ही सारा कारोबार संभाले हुए थी और आज तो उनकी छुट्टी थी। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। वो फिर कौन आ गया? वो अपना काम छोड़कर नैपकिन से हाथ साफ करती किचन से बाहर निकली। हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो उजाला बेगम पहले से वहां मौजूद थी। आंखों में आंसू लिए दरवाजे के साथ खड़ी बाहर देख रही थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ? वो अभी बोल ही रही थी कि तभी बड़े बड़े कदम उठाता वो हवेली का दरवाजा पार कर गया था। अब अपनी माँ को सीने से लगाए उन्हें ऊपर उठाए गोल गोल घुमा रहा था। तूबा हैरत से अपने सामने खड़े अदनान को देख रही थी। कितना अलग था, वीडियो कॉल से तो बिल्कुल अलग था। वो तो उसे छोटा बच्चा समझती थी, लेकिन वो तो उससे भी लंबा और उससे भी बड़ा था। वो न जाने किन बातों की शिकवा शिकायतें करने में बिजी था, लेकिन तूबा तो बस अदनान के चेहरे में कहीं खो सी गई थी। उसे पता नहीं क्यों एक झिझक ने घेर लिया था। पहले तो वो उससे काफ़ी बातें कर लिया करती थी। न जाने क्या सोचता होगा वो तूबा के बारे में। ये सोच कर ही उसे झिझक आने लगी थी। अदनान बिल्कुल म्यूज़ की कॉपी था। होता भी क्यों ना, दोनों जुड़वा ही तो थे। उजाला बेगम ने कभी तूबा से अपने इस बेटे का जिक्र न किया था। वो शादी में भी नहीं आया था। मुइज़ के मरने के बाद ही उन्होंने इसका जिक्र किया था और वो तो हैरान रह गई थी। वो कनाडा में रहता था, भाई के मरने पर नहीं आया था। उसने अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछे। मामा, आज के बाद आप बिल्कुल नहीं रोएंगी। मुइज़ भाई जिंदा हैं मेरी सूरत में और हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने जो गुनाह किए थे अल्लाह ने उन्हें उनकी सज़ा दी है, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह ने उन्हें माफ़ भी कर दिया होगा, क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी थी। उजाला बेगम ने अपने आंसू पोंछ लिए थे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो तूबा के पास आया, अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। तुम जिसे छोटा कहती थी, देखो कैसा लगा ये जानकर कि एक छोटा सा बच्चा तुमसे उम्र में भी बड़ा है और कद में भी। वो उसे छेड़ रहा था। तूबा ने तिरछी नज़र करके उसे देखा, जबकि उन दोनों को साथ खड़ा देखकर उजाला बेगम हल्के से मुस्कुराई थी। वो एक फैसला कर चुकी थी, अब उसमें देर नहीं करना चाहती थी। वो आज खाने की टेबल पर ही बात ख़त्म कर देना चाहती थी और ऐसा ही हुआ था। उन्होंने खाने की टेबल पर जब अपनी बात रखी तो तूबा का दिल धक से हुआ था। वो बस सर झुकाए बैठी थी। उसे तो कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन वो एक विधवा थी और अदनान ने भी अभी शादी नहीं की थी। आखिर वो कैसे मुझसे शादी के लिए मानता? लेकिन अदनान के अल्फाज सुनकर वो हैरान हुई थी कि उसे भी कोई ऐतराज़ न था। लेकिन क्यों क्यों वो एक बेवा से शादी कर रहा था? अदनान के लफ्ज़ों पर वो हैरान थी जब उसने कहा कि ममा, मैं खुद आपके सामने ये बात रखना चाहता था कि मैं तूबा से शादी करना चाहता हूँ। उसने एक नज़र उठाकर तूबा की तरफ देखा, जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। मुझे खुशी होगी अगर मैं तूबा की ज़िंदगी में खुशियों के रंग बिखेर सकूं। तूबा, तुम्हें तो कोई ऐतराज़ नहीं ना? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े थे। उसने अपना सर झुका लिया। उसके हाँ कहते ही उजाला बेगम और अदनान खुश हो गए थे। अगले ही दिन बहुत ही सादगी से दोनों का निकाह कर दिया गया था। अदनान उसे वो खुशियाँ देने की सोच रहा था जिसकी वो हकदार थी, और अपनी इस नई ज़िंदगी को पाकर तूबा बहुत खुश थी। कभी कभी मुइज़ के लिए दुख होता था, लेकिन होने को कौन टाल सकता था? शायद उसके नसीब में यही लिखा था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।